अच्छा, तो हमने पढ़ा है कि रेटिना की लेयर्स 10 होती है, लेकिन 10 ऑन माइक्रोस्कोपिकली होती है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो बड़ी नजर आ रही होती है वो दो होती है, जिसमें आउटर जो होती है पिगमेंट होती है जो उसको कलर देती है, ठीक है। और वहीं पे लाइट आपकी जाके फॉल करती है। और जो इनर होती है ये एक सिंगल लेयर होती है पिगमेंट की। जो इनर न्यूरोनल लेयर्स होती है उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं। पहली वाली जो होती है कोराइड के क्लोज होती है, उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो रेटिना में कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े फेमस होते हैं? कौन से फेमस रिसेप्टर्स हैं? रॉड्स होता है एंड कोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये रॉड्स एंड कोन्स की बात हो रही है। रॉड्स रॉड्स हमें क्या चीज देखने में हेल्प करते हैं और कोन्स हमें क्या चीज देखने में हेल्प करती हैं? रॉड्स क्या चीज देखने में हमें हेल्प करती हैं और कोन्स क्या चीज हमें देखने में हेल्प करती हैं? हमें रॉड्स जो होते हैं हमारा ब्लैक एंड व्हाइट विजन करते हैं, और कोन्स कलर विजन के लिए, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर विजन। अच्छा, अब जो इनर न्यूरोनल लेयर्स होती हैं उसमें 3 होती हैं। एक में हो गए रॉड्स एंड कोन्स पड़े हुए हैं, दूसरे में बाइपोलर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, और थर्ड में गैंग्लियंस पड़े हुए हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व से मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये क्लियर हो जाएगा अभी। ये देखो, ये हो गया आपकी पिगमेंट एपिथेलियम। उसके बाद ये आपके हो गए फोटो रिसेप्टर, जो कि नेमली रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। रॉड्स एंड कोन का नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये उसकी शेप लगता था। ये देखो, रॉड लगता था जैसे रॉड हो, और कोन जैसी लगती थी जैसे कोन की शेप की हो। और उसके बाद गैंग्लियंस और बायपोलर सेल्स हैं। ये दो बड़ी मेजरली क्लासिफिकेशन। और वो जो 10 लेयर्स पढ़ते हैं ना, वो हिस्टोलॉजी में होती हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजी थी, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि ये उसने उसने ये दिखाया हुआ पिगमेंट में। देखो, ये डार्कर कलर है, ये ब्लैक ब्लैक चीजें, ब्राउन ब्लैक चीजें नजर आ रही हैं, ये पिगमेंट लेयर है। और बाकी जो है, जब ये वाली लेयर जो होती है आपकी हिस्टोलॉजी में नजर आती है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो। ये कहाँ से पिक्चर ली हुई है? सेकंड ईयर में हमने कहाँ देखी थी ऐसी पिक्चर जिसको हम डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करते थे? प्लीज बी इंटरेक्टिव सो दैट हम जल्दी से खत्म कर लें, प्लीज। ये कहाँ से पिक्चर ली हुई है? हिस्टोलॉजी की ली हुई है उसने, क्या माइक्रोस्कोप पे ली हुई है। हिस्टो की बुक में हमने ड्रॉ की थी। तो इसमें पिगमेंट वाले देखो ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं। अभी ये याद कर लो कि पिगमेंट ब्राउन कलर के नजर आ रही है, क्योंकि आगे इसके बाद जब क्लिनिकली जब ये लेयर फट जाएगी तो ये ब्राउन कलर के सेल आपको मैं बताती हूँ कैसे नजर आएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर रॉड्स एंड कोन्स और इनर और आउटर, इसमें 10 लेयर्स होती हैं जो नजर आती है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब हम आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ। रेटिनल डिटैचमेंट है जो, अब जल्दी से रिवाइज करवा दो। 10 जो लेयर्स होती हैं वो किस चीज में नजर आती हैं आपको? माइक्रोस्कोप पे। वो माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है, हिस्टोलॉजिकल लेयर्स होती हैं। 2 मेजर लेयर्स होती हैं, उनके क्या नाम है? 2 मेजर्स लेयर होती हैं, उनके क्या नाम है? एक है पिगमेंटेड, दूसरी है न्यूरोनल लेयर्स। दूसरी क्या है? न्यूरोनल लेयर। न्यूरो पिगमेंट जो है सिंगल लेयर है, और न्यूरोनल के अंदर 3 लेयर्स हैं। पहली में रॉड्स एंड कोन्स लगे हुए हैं, दूसरी में बायपोलर लगे हुए हैं, थर्ड में गैंग्लियोनिक सेल्स लगे हुए हैं जो ऑप्टिक नर्व तक मैसेज लेके जा रहे हैं। अच्छा, और इसको दोबारा से भी रिवाइज कर लेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट का क्या मतलब है? पीछे ये जो आपको नजर आ रहा है, रेटिना आई की कौन से नंबर पे है लेयर? रेटिना आई की कौन से नंबर पे है लेयर? थर्ड नंबर पे, सबसे पीछे लगी हुई है। तो अब इसमें आप येलो कलर की लेयर अप्रिशिएट कर सकते हो रेटिना की। ये येलो कलर की लेयर अप्रिशिएट कर सकते हो रेटिना की। ये देखो, सबसे पीछे लगी हुई है रेटिना की ये येलो कलर की लेयर, जिसको मैं अभी आउटलाइन कर रही हूँ।
ठीक होगी, ऑप्टिक नर्व तक मैसेज लेके जा रही है। ये हेल्दी आई में पीछे लगी हुई है। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में क्या हुआ, ये देखो यहाँ से उखड़ गई है, और ये यहाँ पे क्या चीज पड़ी होती है, लेट मी राइट इट फ्रॉम ब्लू, विट्रस पड़ा होता है। विट्रस पड़ा होता है। जब ये यहाँ से टूट गई है, होल हो गया, तो विट्रस यहाँ पीछे एंटर हो गया, डिटैच हो गया रेटिना, और रेटिना में होल हो गया। कैन एवरीबडी अप्रिशिएट कि येलो वाली जो थी रेटिना थी, फिर रेटिना में हुआ होल और वो डिटैच हो गया, तो विट्रस पीछे की तरफ जा रहा है। ये ब्लू कलर का मैंने विट्रस का एरो शो किया। हम आगे आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन रेटिनल डिटैचमेंट की होती है, ये आपने याद कर लेनी है ऐसे, इट्स अ सेपरेशन ऑफ सेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बाय सब रेटिनल फ्लूइड। इन दोनों के बीच में फ्लूइड आ जाएगा। ये देखो दोबारा से उसने पिक्चर बनाई हुई है, रेड अब उसने दिखाया हुआ रेटिनल डिटैच में, और विट्रस दिखाया हुआ, विट्रस जा रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, सेपरेशन होगी सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। सेंसरी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में कितनी लेयर्स थी? कैन समबडी आंसर दिस, कितनी लेयर्स थी? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में कितनी लेयर्स हैं? वन लेयर है। और सेंसरी रेटिना में कितनी लेयर्स हैं? थ्री। थ्री में पहली वाली क्या है, रॉड्स एंड कोन्स है। दूसरी बाइपोलर है, शाबाश। और थर्ड क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, जो ऑप्टिक नर्व तक मैसेजेस लेके जा रहे हैं। इसमें क्या होगी, सेपरेशन हो गई, इंपॉर्टेंट, सेंसरी रेटिना की रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से, और सब रेटिनल फ्लूइड आ गया। सब रेटिनल मतलब इनसाइड द रेटिनल लेयर फ्लूइड आ गया। ये डेफिनेशन याद हो जाए कि दो लेयर्स के बीच सेपरेशन हो गई। नई सेंसरी लेयर अलग है, फिर बाइपोलर लेयर है, और फिर गैंग्लियोनिक लेयर है, तीन है ये सेंसरी रेटिना में। अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, इफ सम स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज्ड। देखो रेटिना जो होती है थर्ड लेयर ऑफ आई है, और ये लाइट सेंसिटिव लेयर है। ठीक है, और ये मैसेजेस लेके जाती है ऑप्टिक नर्व तक, इस पे लाइट फॉर्म करती है। सब रेटिनल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जो रेटिनल लेयर के बीच में आ जाएगा। विट्रस भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, जो भी चीजें विट्रस कैविटी से वहां से आगे जाएंगी। पोस्टीरियर। अच्छा, अब ये हो गया, इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लो। लाइट सेंसिटिव लेयर है, और ये विजुअल मैसेजेस लेके जाती है थ्रू ऑप्टिक नर्व रेटिना। उसके बाद इसकी टू मेजर लेयर है मैक्रोस्कोपिक। वन इज सेंसरी रेटिना, जिसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, और बायपोलर सेल्स होते हैं। और उसके बाद रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर है, और ये थ्री लेयर्स की है फर्दर। अच्छा, अब किसी को कोई आइडिया है कि दो लेयर जो है रेटिना की वो कैसे जुड़ी हुई हैं? पहले हमेशा से उनके अंदर बीच में पानी क्यों नहीं है, अब कैसे आ गए? 10 लेयर्स होती हैं हिस्टोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, नॉट मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इरफा, जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आप उसमें देख लेना। आई एम सॉरी आई कैंट रिपीट, उसमें आप देख लेना दोबारा से। एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि वो हिस्टो माइक्रोस्कोप पे नजर आती है, हिस्टोलॉजिकल होती है। शाबाश, कोई ना कोई। अब जब दो चीजों को आपने जोड़ के रखना है, ये और ये लेयर, तो इनको जोड़ने के लिए आप बीच में ग्लू डालोगे। कैसे दो चीजों को जो करें, बीच में ग्लू डाल दो। ठीक है, ग्लू कैसे आती है, प्रोटियोग्लाइकेन से, बिटवीन सेंसरी और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, जिसको इंटरफोटो रिसेप्टर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है हमेशा, कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटियोग्लाइकेन से बना होता है। एक तो ग्लू डाल दी, दूसरा जोड़ने के लिए क्या करें कि ये दो लेयर्स हैं, असल में तीन है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ रेटिना को पीछे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करें, उसको कंप्रेशन क्रिएट करें, यहाँ पे विट्रस डाल देते हैं ताकि उसको पीछे पुश करे और दोनों को करीब ले जाए।
टेम्पोनार्ड इफेक्ट का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, 99% विट्रियस का कंटेंट क्या होता है, वाटर। ये मैंने इधर कंप्रेशन क्रिएट कर दिया, जोर लगा के पीछे भेज दिया। थर्ड है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो आई का होता है, उसकी वजह से दोनों लेयर जुड़ी हुई हैं। इज इट क्लियर कि टू लेयर्स ऑफ रेटिना क्यों हेल्ड है? इट्स नॉट रिटन ऑन योर बुक बट इट्स फॉर योर कॉन्सेप्ट। कोई आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लेयर्स रेटिना की क्यों जुड़ी हुई हैं। दोनों इसलिए जुड़ी हुई हैं कि उनके बीच में क्या ग्लू है, ग्लू प्रोटियोग्लाइकेन्स की है। सेकंड पे बात है कि उनपे जोर लगा रहा है विट्रस, उनको जोड़ के रखा हुआ है। और तीसरा है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आई का, सक्शन प्रेशर, इसकी वजह से दोनों जुड़ी हुई हैं। कैन समबडी रिपीट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड? कैसे कैसे दो लेयर्स ऑफ रेटिना हेल्ड टुगेदर? एक तो आप ग्लू के साथ जोड़ी हुई है, दूसरी आपने जोर लगाया हुआ है, उन पे कंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है कुशन से। विट्रस जो है एक्ट करता है कुशन की तरह। कैन प्लीज समबडी टाइप एंड रिपीट? उनके बीच में मैट्रिक्स है, प्रोटियोग्लाइकेन की ग्लू है। एक टेम्पोनेट इफेक्ट है, टेम्पोनेट इफेक्ट का मतलब कुशन से याद कर लो, जोर लगाया हुआ है। विट्रस प्रोटियोग्लाइकेन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स का मतलब ग्लू से याद कर लो, प्रोटियोग्लाइकेन्स इज ग्लू। ये ग्लू लगाई हुई है दो लेयर्स के बीच में, और विट्रस में क्या कुशन किया हुआ है। कुशन जैसे तकिए से आप जोर लगा के पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो किसी चीज को, कुशन या कंप्रेशन क्रिएट किया हुआ। अब हम टाइप्स कर लेते हैं इसकी। ये आता है यूक्यू में, पूछी जाती है कि टाइप्स है, रेटिनल डिटैचमेंट किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अब रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब तो हो गया ब्रेक इन रेटिना। रेटिना की कौन कौन सी दो लेयर्स में ब्रेक हो रहा है? सेंसरी में एंड सेंसरी में और पिगमेंट में। प्लीज बी इंटरेक्टिव एंड ट्राई टू आंसर। शाबाश, पिगमेंट में और सेंसरी में हो रहा है। तो अब एक है रिग्मेटोजेनस डिटैचमेंट, रिग्मेटोजेनस डिटैचमेंट है, और दूसरी है नॉन रिग्मेटोजेनस डिटैचमेंट। किसी को इन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं? रिग्मेटोजेनस का क्या मीनिंग होता है? रिग्मेटोजेनस का मतलब होता है जिसमें आप ब्रेक आ जाए, वो रेगमा होता है, ब्रेक। रेगमा का मीनिंग होता है ब्रेक। रेग्मेटोजेनस ब्रेक वाला, जिसके अंदर सुराख है, वो वाला रेटिना। नॉन रेग्मेटोजेनस, अब ये तो समझ आती है कि अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सुराख है तो मेरा विट्रस यहाँ से पीछे जा रहा है और दोनों की सेपरेशन कर रहा है, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ब्रेक। रेगमा मीन्स ब्रेक, सुराख। अब ये है दूसरी वाली जो टाइप्स हैं दो, वो ट्रैक्शन एंड एक्सुडेटिव नॉन रेग्मेटोजेनस है। मैं सिर्फ नॉन लिख रही हूँ, आई होप यू रिमेम्बर, नॉन रेग्मेटोजेनस है। तो अब इनमें ऐसा क्या प्रोसेस हुआ है कि इनमें भी तो फ्लूइड जमा हो गया लेकिन रेटिना तो डिटैच नहीं है। ऐसा क्या हुआ है इसमें? ये क्यों सेपरेट हो गई हैं? शाबाश फराज। अब अब ये तो समझ आता है कि दो लेयर सेपरेट हो गई हैं, टूटी हैं, तो अंदर पानी चला गया, अब विट्रस चला गया जो तो 99% वाटर है। तो अब दूसरी में विदाउट ब्रेक कैसे अंदर चला गया? ये यहाँ पे फ्लूइड कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है? यहाँ पे तो कहीं मुझे ब्रेक नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ है? शाबाश, शी इज वेरी राइट, एक्सुडेट जमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हुआ है। ये इट्स सेकेंडरी टू कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुई है। ठीक है, इट विल हेल्प यू व्हाइल यू विल स्टडी। एक्सुडेटिव में क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्क्लेराइटिस हो गया, कोई ट्यूमर है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से हुआ है, ये फ्लूइड जमा हो गया दोनों लेयर्स के बीच में। और ट्रैक्शन में क्या हुआ है? चीजें पुल कर रही हैं, पुल करने की वजह से सेपरेट हो गया लेकिन उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इधर ऐसे करके खींच रहे हैं, ट्रैक्शन मीन्स पुल, पुल की वजह से
अब पुल क्यों हुई है? ये एक्सुडेट का मतलब इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन ट्यूमर से हुई है या इन्फेक्शन से हुई है आई की? इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन के साइन में एडीमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। इज इट क्लियर? आर टाइप्स क्लियर? ठीक हो गया। ट्रैक्शन का मतलब है तो पुल, किसी ने दोनों चीजों को खींच लिया। और एक्सुडेट में क्या हुआ? दोनों के बीच में पानी जमा हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से। जिसमें ब्रेक है उसमें तो बहुत आसानी से समझ आ रहा है, उसमें सुराख हुआ था, सुराख के बाद अंदर पानी फंस गया और अब वो अलग अलग हो गई हैं। ओके, रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, रेगमेटोजेनेस का मतलब है ब्रेक। यहाँ पे देखो ब्रेक आराम से नजर आ रही है आपको, ये ब्रेक नजर आ रही है और अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है। रेगमेटोजेनेस मतलब ब्रेक, ट्रॉमा की वजह से ब्रेक हो गई। अच्छा, दूसरी टाइप है नॉन रेगमेटोजेनेस। ठीक हो गया, इसमें मतलब है इसमें ब्रेक नहीं हुआ तो इसमें ये फ्लूइड कैसे जमा हुआ? ये से जमा हुआ, ट्रैक्शन हुआ, पुल हो गई, यहाँ पे वेसल्स वगैरह बनी। डायबिटिक रेटिनोपैथी कल पड़ी थी, उसमें यहाँ पे वेसल्स वगैरह पड़ी, इसकी वजह से पुल हो गई वो, ये ट्रैक्शन की वजह से। तो इसलिए दरमियान में स्पेस आ गई, फिर इसमें फ्लूइड हो गया। हालांकि रेटिना इज नॉट ब्रोकन लाइक इट वाज इन रेगमा। अच्छा, दूसरे में क्या हुआ, इसलिए मैंने कहा था जो सब रेटिनल फ्लूइड है वो विट्रस हो सकता है और विट्रस नहीं भी हो सकता, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हो सकते हैं। सब रेटिनल फ्लूइड का मतलब था कि दो रेटिनल स्पेसेस के बीच में, दो रेटिनल लेयर्स के बीच में। इट डिडंट मीन कि सिर्फ विट्रस आएगा, विट्रस तब आएगा जब सुराख होगा। आई डोंट नो क्यों डिसअपीयर हो रही है। बैक टू द मीटिंग, गिव मी अ सेकंड। ओह, दे आर हियर। ठीक हो गया। ये एक सेकंड। इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेटिव, कोई इन्फ्लेमेशन हुई आई की? लेट्स मूव। ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं ये। नॉन, RHEGMATOS, नॉन, RHEGMATOGENOGS, नॉन रेगमेटोजेनस में दो होती है, ट्रैक्शन और एक्सुडेटिव। अच्छा, आज हमने पढ़ना है रिग्मेटोस, रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये डेफिनेशन आप लिख लोगे? अगर कोई आपसे पूछे प्लीज टेल मी व्हाट इज रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, आप रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब है कौन कौन सी दो लेयर्स के बीच में ब्रेक आ गई, कौन सी दो लेयर्स सेपरेट हो गई, डिटैच हो गई। सेंसरी और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और रिग्मेटिस का मतलब है उनके अंदर सुराख है। इट इज रेटिनल डिटैचमेंट कॉज्ड बाय अ ब्रेक इन द सेंसरी लेयर। ठीक है, वर्ड्स को अंडरलाइन कर, रेटिनल डिटैचमेंट हुई है, दोनों लेयर्स जो है, जो दो मेजर मैक्रोस्कोपिक लेयर है वो दोनों डिटैच हो गई और उसमें सुराख है। अब उनके कॉजेस क्या क्या है? एक है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। इसके लिए विट्रस डिटैचमेंट के लिए पूरा एक लेक्चर है, उसमें समझा देंगे विट्रस का चैप्टर में कि विट्रस डिटैचमेंट कैसे होती है, विट्रस भी अपनी जगह से हट जाता है। दूसरी कॉज है हाई मायोप। हाई मायोप में कैसे होगा सुराख? हाई मायोप में ऐसे होगा कि आईबॉल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है मायोप में। इज इट क्लियर? एक्सिल मायोपिया में आईबॉल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो खिंच जाता है और उसमें टेयर आ जाता है। इज इट क्लियर? रानी इज वेरी राइट। इज इट क्लियर? हाई मायोप्स में कैसे होगा? लेंथ ऑफ आई increases and causes stretch and tear in retina। अच्छा, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज अगर एमसीक्यू में पूछी जाए आपसे कि कौन सी है रेगमेटोजेनेस की, तो आपने ट्रॉमा बतानी है। चोट लगी तो आप वहां पे फौरन सुराख हो जाएगा 1 मिनट में।
उसके बाद है एफेकिया और सूडोफेकिया। इससे कैसे होगी लिग्मेटोजेनस डिटैचमेंट? ओके मैं कर रही हूँ। एब्सेंस ऑफ लेंस, उससे फिर क्या होगा एफेकिया से? शाबाश, इंक्रीज आईओपी। इंक्रीज होगा एफेकिया से, डिक्रीज होगा आईओपी। विट्रिस तो आगे खाली जगह पड़ी, विट्रिस तो आगे चला जाएगा, विट्रिस आगे चला जाएगा, पुल आउटवर्ड होगी, ट्रैक्शन से हो जाएगा, ये ट्रैक्शन से फट जाएगा। ट्रॉमा से कैसे फटेगा रेटिना? ये आपने रेटिना लगाया हुआ है, सिंपल आप यहाँ पे जोर, यहाँ पे कोई चीज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा करते हो तो वहां पे सुराख हो जाएगा। एक लेयर है, मैं उसमें सुइयां चुबा दूं तो वो फट जाएगी। यस शाबाश। अच्छा, ए फेकिया का मतलब है कि ये आपकी आई है, ठीक है, और यहाँ पे लेंस है ही नहीं। पहले लेंस और ये यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है और पीछे विट्रेस है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब खाली जगह, यहाँ पे कोई आपने लेंस नहीं लगाया हुआ, तो ये सारा जो विट्रेस है ये वी लिख रही हूँ, ये एक्वस ह्यूमर लिख रही हूँ, ये सारा आगे की तरफ आ जाएगा और फिर रेटिना, रेटिना भी खिंच के आगे आ जाएगा और वो टेयर हो जाएगा ए फेकिया में। उसके बाद ये पिक्चर्स हैं जस्ट फॉर व्यूइंग, यू डोंट नीड टू नो देम। इसमें इसमें बताया हुआ है कि किस किस टाइप के टेयर्स नजर आते हैं आपको। शाबाश। एब्सेंस ऑफ प्यूपिल एरिया फॉर लेंस ए फेक किया तो क्या होगा, विट्रस से आके एक्वोसीमर में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज, पहले लेंस रोक रहा था, अब कोई भी चीज नहीं है उनको रोकने के लिए। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन से टाइप के टेयर्स है। इसमें लिखा हुआ है एक हॉर्सशू टेयर है। हॉर्सशू क्या मतलब होता है, जो घोड़े के नीचे वाला होता है, इस तरह से सी शेप्ड हॉर्सशू टेयर है। यहाँ पे लेटेस्ट डिजेनरेशन दिखाई हुई उन्होंने, ये राउंड होल्स बने हुए हैं, ये अवल्जन हुई हुई का मतलब पूरा ही उखड़ गया है, जो अवल्जन इंजरीज थी। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ डायलिसिस, डायलिसिस एट ओरा सरियटा। ओरा सरियटा किसी को याद है क्या चीज होती थी? ओरा सरियटा क्या चीज थी? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ओरा सरियटा होता है, ये देखो जब आप बनाते हो आए, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपके जोन्यूल सिलरी बॉडी होती है और बीच में लेंस होता है। शाबाश। ओरा सरियटा जो होता है ना, एक और लेट मी टेक का, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना होता है ना, वो ओरा सरियटा होता है, जो सिलरी बॉडी के पास होता है। यस आमना, वेरी राइट। ओरा सरियटा जो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना, ओरा सरियटा होता है, जो सिलरी बॉडी के पास होता है। अच्छा, एक डायलिसिस बुक में ना 210 पे उन्होंने लिखा हुआ टाइप्स ऑफ ब्रेक। हर किसी को समझ आता है रेटिनल होल क्या होता है, सिंपल, जब आपने होल हो गया। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ डायलिसिस, डायलिसिस होता है फुल इंसर्शन डिस इंसर्शन। फुल आपका ये पूरा, ये देखो टेंट की तरह यहाँ से उखड़ गया है, तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। ये जो डिस इंसर्शन है वो फुल थिकनेस हो गई है। बाकी ये होल्स वगैरह, टेयर्स तो समझ आते हैं, टेयर्स का मतलब फटना, होल्स का मतलब सुराख। होल ऐसे होगा, ठीक है, टेयर उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, होल का मतलब सुराख होगा, टेयर का मतलब खिंचा हुआ होगा, और डायलिसिस में क्या होगा, पूरे जहां से जुड़ा ना होना चाहिए उसको, इंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना, वहीं से उखड़ा हुआ होगा वो। इज इट क्लियर?
ये सिर्फ पता होना चाहिए, आपसे कोई नहीं पूछने का रेटिनल टेयर क्या होता है, रेटिनल होल क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है। अच्छा, इस पिक में कुछ भी नहीं देखना, इस पिक में देखना है उसने बताया हुआ है होल्स होते हैं ऐसे सर्कल से होते हैं, टेयर उसने बताया हुआ है टेयर ऐसे होते हैं, जो कपड़े में टेयर होते हैं वही वाले टेयर इमेजिन कर लो। होल का मतलब सुराख होता है, टेयर का मतलब खिंचाव होता है, फटना, फटी हुई। और डायलिसिस जो होता है ना, वो ओरा सेरेटा पे होता है, जो इंटीरियर पार्ट होता है वो पूरा ही उखड़ जाता है शुरू से, सिल्ली बॉडी पे होता है ओरा सेरेटा, वहीं से डिटैच हो जाता है। अब इस पिक्चर में कुछ करना है या शुड बी मूव। टेयर का मतलब फटना होता है, होल का मतलब सुराख होता है, डायलिसिस का मतलब पूरा ही उखड़ गया है, जहां से शुरू से लगा हुआ है वहीं से उखड़ गया है वो। अच्छा, इस पे उन्होंने दोबारा से चीजें दिखाई हुई हैं। ये उन्होंने कहा हुआ है, ये देखो टेयर्स हैं, ये यू शेप टेयर बनाया दिखाया हुआ है, ये लीनियर का मतलब सीधा सीधे हैं, ठीक है, ये एल शेप्ड है, ये एल शेप फटा हुआ है, ऑपरिकुलेटेड का मतलब सर्कल बना हुआ है, डायलिसिस का मतलब होता है एंड से ही फट जाना, दोनों लेयर का शुरू से ही फट जाना, डिस इंसर्शन हो जाना। बीच में जो फटेंगे वो टेयर होंगे, सुराख होंगे। डायलिसिस का मतलब है शुरू से ही दोनों की, जैसे जैसे चिप्स के पैकेट खोलते हो दो लेयर्स होती हैं, जो शुरू से ही फाटते हो वो डायलिसिस होता है। अगर मैं बीच में सुराख कर दूं चिप्स के पैकेट का, इसको एमसीक्यू के भी ना करें, मैं वैसे ही करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट के लिए कि आपकी बुक में लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए। देखो, जब चिप्स का पैकेट हम तमीज से खोलते हैं तो वो डायलिसिस है। अगर चिप्स के पैकेट में मैं होल कर रही हूँ तो वो होल है, टेयर है, ठीक है। और अगर चिप्स के पैकेट को मैं बीच में से कहीं से खींच के फाड़ रही हूँ तो वो टेयर है। इज इट क्लियर फ्रॉम चिप्स के पैकेट की एग्जाम्पल? जो तमीज से फाड़ रही हूँ ना, वो डायलिसिस है। अगर मैं आपके चिप्स के पैकेट में होल कर दूं तो वो क्या होगा? वो होल ही होगा, वो रेटिनल होल होगा। अच्छा, इसके बाद एक है, ये देखो, कभी कभी ऐसे वाले भी होते हैं टेयर्स जिसमें ऐसा लगता है, ये देखो जैसे स्नेल, स्नेल क्या होता है? जो वर्म होती है ऐसे करके, जो बहुत स्लो स्लो चलती है, उसके ऊपर एक शेल भी होता है जो मरी में नजर आती है। ये देखो, ऐसा लगता है कि उसमें से स्नेल ट्रैक, स्नेल आंख में से फिर के गया हुआ है। ये देखो बिल्कुल स्नेल के ट्रैक की तरह लग रहे हैं। एक ये भी नजर आती है, ये भी टेयर ही है। वेरी गुड आमना, आमना ने मुझे ना हेल्प किया है, शी सेइंग दांतों से फाड़ना इस टेयर। मैंने अगर पंच, अब मैं उसमें पंच कर दूं होल तो वो होल हो गया, और अगर मैं तमीज से फाड़ूंगी तो वो डायलिसिस है। चिप्स का पैकेट, उसमें दो लेयर्स होती हैं, अगर मैं शुरू से फाड़ूंगी तमीज से तो वो डायलिसिस है। डिस इंसर्ट कर दी मैंने दोनों लेयर्स को। अब सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ऐसे याद करने, 4F से। फ्लैशिंग लाइट्स नजर आएंगी पेशेंट को, फ्लोटर्स नजर आएंगे, फॉल ऑफ विजन होगा। फॉल ऑफ विजन था पर्दे, जो मेरे पिछले लेक्चर में बच्चे कह रहे थे, फॉल ऑफ विजन यहाँ पे पर्दे गिरते हुए नजर आएंगे। और फील्ड डिफेक्ट्स होंगे। फील्ड डिफेक्ट्स क्या चीज होती है? दांतों से फाड़ना टेयर होगा। आमना रियली हेल्प मी आउट, थैंक यू आमना। टेयर का मतलब था दांतों से फाड़ना। और वो आप, ये देखो, अब हम ये करें 4F, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 4F से सिम्टम्स याद करो। जो 4F में से ये सारे Fs हैं, फ्लैशिंग लाइट्स, फ्लोटर्स, फ्लोटर्स, फ्लोट क्या चीज करती है? फ्लोटर्स में बर्ड्स नजर आते हैं आपको, आपके विजन में बर्ड्स नजर आते हैं। और वो पेशेंट ये भी कह सकता है परिंदे नजर आ रहे हैं। फॉल ऑफ विजन होगा, जिसको आप पर्दे बोलते हो, कर्टन्स। और विजुअल फील्ड डिफेक्ट होंगे। आओ इनको डिटेल में देख लेते हैं, इन सिम्टम्स को, 4F को। पहले एक दफा रिवाइज करो सारे बैठ के। व्हाट आर द 4Fs ऑफ, 4Fs आर सिम्टम्स ऑफ फॉल ऑफ विजन का मतलब पर्दे गिर रहा होता है, ऊपर से गिर रहा होता है, नीचे से गिर रहा होता है, या साइडवेज गिर सकता है। फातिमा, इज इट क्लियर? जब क्वेश्चन पूछे तो फिर यस और नो भी लिखा करो। हाँ, 4F, फ्लैशिंग लाइट्स, फ्लोटर्स, फील्ड इफेक्ट्स, फॉल ऑफ विजन।
अच्छा फातिमा, फॉल ऑफ विजन का मतलब पता है? पर्दे गिर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे पर्दे गिरते हैं। ये कौन सा सिम्टम है? ये जो पेशेंट आपको डिस्क्राइब कर रहा है, ये कैसे बोलोगे इसको और अपने डॉक्टर को कैसे बताओगे? ये क्या चीज है? ये फ्लोटर्स हैं। कैसे पता चला ये फ्लोटर्स हैं? उड़ते हुए परिंदे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उसको अगर डॉक्टर पूछे कि आपको कौन सी साइड पे नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो इसकी इसकी फील्ड ऑफ विजन से आप क्या अंदाजा लगाते हो किस तरफ को नजर आ रहे हैं इसको ज्यादा? ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे लगता है सारी तरफ ही इसको नजर आ रहे हैं। मैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सक रही कि इसको कहाँ पे सारा नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बेचारा बताएगा कि मुझे सारे नजर आ रहे हैं। ये फ्लोटर्स हैं। अभी रीजन बताती हूँ कि फ्लोटर्स को फ्लोटर्स क्यों कहते हैं, इसको बर्ड्स क्यों नहीं कह देते, हम फ्लाइंग बर्ड्स क्यों नहीं कहते। असल में जो हमारा विट्रस है ना, वहां पे आ जाता है चीजें दूसरी, सेल्स आ जाते हैं। रेटिना जब डिटैच होता है तो वहां पे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। जब रेटिना आपकी टूट जाती है, जब दो लेयर्स टूटती हैं तो उसमें से सेल्स आ जाते हैं, और जब लाइट वहां से पास करती है तो इंस्टेड ऑफ क्लियर मीडिया, जो विट्रस था, वो मीडिया क्लियर नहीं रहता। मीडिया में शेडोज बनेंगे जब वहां पे कोई ना कोई चीज आ गई है, इसलिए हम उसको फ्लोटर्स कहते हैं। नहीं, नॉर्मली शो नहीं होते। अगर फ्लोटर्स आ रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को चेक करवाओ, आपकी रेटिनल डिटैचमेंट होगी। अच्छा, अब फ्लोटर्स को फ्लोटर्स क्यों कहते हैं, ये यहाँ पे रीजन दी हुई है। हम उनको बर्ड्स क्यों नहीं कहते, बर्ड्स इन फील्ड ऑफ विजन। ये देखो, इनको फ्लोटर्स क्यों कहते हैं? नॉर्मल आई में देखो आपका विट्रस कितना क्लियर है, कोई चीज ब्लॉक नहीं कर रही, तो साफ सीधा साफ साफ नजर आ रहा है, क्लियर विजन। इज इट इज इट क्लियर कि क्लियर विजन है, क्योंकि उनमें कोई चीज ब्लॉक नहीं कर रही, नो ब्लॉकेज। से यस और नो प्लीज। कोई चीज ब्लॉक नहीं करी, देखो लाइट का पाथवे कितना साफ सुथरा है, और फिर आपके विजन में भी कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो खराब हो। अब डिस्टर्ब्ड विजन में जहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट हुई है, वहां पे क्या हुआ है? जो दो लेयर्स थी उसमें से पिगमेंट एपिथेलियम क्या करता है, टूट के सारी सेल्स इसमें आ जाते हैं, ये सारे सेल्स आ जाते हैं। फिर जब लाइट उनमें से पास करती है तो सारे उसके शेडोज बनते हैं। ये देखो, ये शेडोज बने हुए हैं उन सेल्स के। इसलिए हम इनको फ्लोटर्स कहते हैं, क्योंकि विट्रस में कोई चीज फ्लोट कर रही है। फ्लोटर्स सेल्स हैं, यानी बेसिकली सेल्स कहाँ के, जब आपकी दो लेयर्स टूट रही थी, तो कभी भी आपकी बॉडी में दो लेयर्स टूटती है तो फौरन डीजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो टूटी है, वो चिप्स के पैकेट की तरह स्मूथ सरफेस की नहीं है, वो सेल्स की बनी हुई है। वो सारे सेल्स टूट टूट के सारे बिखर जाएंगे, और फिर जब लाइट पास करेगी उनमें से तो उनका शेडो बनेगा। ये शेडो हमारी आंखों में नजर आ रहे हैं। विट्रस की हेमरेज की वजह से भी फ्लोटर्स नजर आ सकते हैं, गुड पॉइंट। अभी जिसको क्लियर नहीं हुआ जल्दी से बता दो, सो दैट आई विल मूव फॉरवर्ड। हम फ्लोटर्स, विट्रस में कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से इसका नाम रखा हुआ है फ्लोटर्स। और ये परिंदे जो हमें नजर आ रहे हैं ना आंख में, ये शेडो बन रहे हैं, हमारे सेल्स का शेडो बन रहा है। चलो शाबाश, क्लियर है तो इट्स वेरी गुड। आगे चल रहे हैं हम। उसके बाद ये कौन सा सिम्टम है ये जो इस वुमेन को हो रहा है? इज इट हेलोस? इज इट हेलोस? शाबाशी, फ्लैशिंग लाइट है। व्हाई नॉट हेलोस? व्हाई नॉट हेलोस? हेलोस में लाइट ब्रेक करके रेनबोज बन रही थी, इट्स फ्लैशिंग लाइट है, ये एक कलर की है। हेलोस में लाइट स्प्लिट होके 7 कलर्स बन रहे थे। एम आई क्लियर? इट इज नॉट हेलो, इट इज फ्लैशिंग लाइट सिंस वन कलर ओनली। हेलोज में लाइट ब्रेक करके, यस शाबाश, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बन रहा था, वेरी गुड। ये क्लियरली सबने आइडेंटिफाई कर लिए, फ्लैशिंग लाइट। ये भी पेशेंट रिपोर्ट करेगा एफ। अब हमारे कौन से दो एफ बच गए? दो एफ हमने डिस्कस कर लिए। ठीक हो गया अब हमारा।
फ्लैशिंग लाइट रिपीट करते हैं, फ्लैशिंग लाइट, आंखों के आगे लाइट नजर आ रही है, सर्कल्स बने हुए हैं, बट वो कलरफुल लाइट के नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइट के हैं। जैसा इस पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है उसे। अच्छा, अब जिसको बच्चों को कर्टन वाली बात समझ नहीं आई थी, मैं दिखाती हूँ, देखो कर्टन कैसे आ रहा है। इसका कर्टन मुझे बताओ किस किस साइड से आ रहा है कर्टन, किस साइड से इसका कर्टन गिर रहा है? राइट साइड से, शाबाश। ये देखो, ये यहाँ यहाँ पे इसका सारा कर्टन हुआ हुआ है। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा हम कैसे काला रंग का पर्दा लेते हैं ना, इसका यहाँ यहाँ सारा पर्दा है। कुछ जगह पे पार्शियल पर्दा है, कुछ जगह पे यहाँ पे भी है अंधेरा। अब समझ आ गई, पर्दा, पर्दा नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, किसी जगह से भी आ सकता है। इसका राइट साइड से आ रहा है, जहां से डिटैचमेंट होगी उसके ऑपोजिट साइड से पर्दा आता है। इसके अलावा इससे डिटेल अब याद नहीं करनी है आपने, बस पर्दा आता है आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई नहीं, यहाँ पे भी है थोड़ा थोड़ा पर्दा, यहाँ तक है डार्कर शेड, वहां पे तो बिल्कुल ब्लैंक पर्दा है। कैन यू अप्रिशिएट कि ये पर्दा नजर आ रहा है और ये डार्क बिल्कुल अंधेरा हो गया? प्लीज से यस सो दैट आई कैन प्रोसीड, कि पर्दा समझ आ गया। पर्दा नीचे से गिर सकता है, ऊपर से गिर सकता है, राइट साइड से गिर सकता है, लेफ्ट साइड से गिर सकता है, पर्दा किसी भी साइड से गिर सकता है। मेरी रेटिना जहां से डिटैच होगी उसकी ऑपोजिट साइड से मुझे पर्दा गिरता हुआ नजर आएगा। हमेशा फ्लोटर्स नजर आते हैं, फ्लोटर्स हमेशा नजर आते हैं। ये 4 Fs के साथ प्रेजेंट करेगा, सारे एफ्स आपने करने। अच्छा, वो तो सारा उस पेशेंट ने बता दी, अब आपने साइंस देखने हैं। और ऑब्वियसली वो हेल्प भी टिल्ट करेगा, उधर से करके देखने की कोशिश करेगा कि अपने पर्दे को हटाने के लिए। जी, ये परमानेंट डिवीजन में रह जाएंगे, आपको जल्दी से ट्रीट करना पड़ेगा रेटिनल डिटैचमेंट को। अब साइन है, आप क्या करोगे, विजुअल एक्टिविटी चेक करोगे तो अब वो देख नहीं सकेगा, पर्दे आए हुए विजन में, विजन में पर्दे आए हुए। RAPD जो होगा पॉजिटिव होगा। कैन एनीबडी एक्सप्लेन RAPD क्यों पॉजिटिव होगा? सेंसरी पाथवे लेयर आपकी डिटैच होगी, किधर से मैसेज लेके जाए? सेंसरी लेयर तो डिटैच कर दिया, अब वो किधर से कहाँ से मैसेज उठाए? सेंसरी लेयर डिटैच कर दिया हमने, अब वो कहाँ से मैसेज उठाए? देयर इज नो वे। हाँ, ये विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस है बिकॉज ऑफ कर्टन्स एंड फ्लोटर्स, कर्टन्स एंड फ्लोटर्स। ठीक हो गया। माइल्ड इंटीरियर यूवीआइटिस है, इसकी ये सेकेंडरी कॉज होती है, पेन के साथ भी प्रेजेंट करता है, यूजुअली ये पेनलेस है। अगर यूवीआइटिस के सिम्टम्स आते हैं, यूवीआइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, किसी को याद हो तो? जी, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स है ना, जिसकी वजह से सोयल विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है आपकी। कंजेशन, कंजेशन के साथ प्रेजेंट कर भी सकता है एंड इट माइट नॉट बी। उसके बाद इस पे आ जाओ, टोबैको डस्ट, ये शेफर साइन। कोई ये बता सकता है ये टोबैको डस्ट कैसे हुई है क्रिएट? जो सिगरेट पी के जब एश ट्रे होती है उसमें जब लोग डालते हैं, वो टोबैको डस्ट होती है ब्राउन कलर के, ये कैसे हुआ है? क्या इसका मैकेनिज्म है टोबैको डस्ट का, शेफर साइन का? अगर MCQ में शेफर साइन है, जल्दी से रेटिनल डिटैचमेंट पे टिक कर देना है। ये शेफर साइन क्यों हुआ है, किसी को आइडिया? ये MCQ में आता है, टोबैको डस्ट और शेफर साइन, और ये हुआ क्यों है? जो ब्राउन पिगमेंटेड सेल्स थे ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के, जब वो टूटी है तो सारे के सारे विट्रस में आ गए। जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देखोगे, अच्छा इंटरऑक्यूलर प्रेशर क्यों लोअर हो गया, कि कुछ विट्रस जो है आपका SRF में चला गया है,
आई का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। नेगेटिव सक्शन प्रेशर अगर नॉर्मल था तो आई में डिटैचमेंट नहीं हुई थी, अब डिटैचमेंट होगी तो उसका प्रेशर भी लोअर हो जाएगा। अब ये ब्राउन पिगमेंटेड सेल्स ऑफ आरपी ही है, जब आप ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखोगे तब आपको शेफर साइन नजर आएगा। नॉर्मली मेरी आंख में शेफर साइन होगा? से यस और नो, मेरी आई में शेफर साइन होगा? नो। व्हाई? अगर शेफर साइन तो मैं पहले देखूंगी, पहले 4 सिम्टम्स तो पूछ लूं, 4 फ्लोटर्स, फ्लैशेस, फॉल ऑफ विजन, विजुअल फील्ड डिफेक्ट। पहले ये यस करेगा पेशेंट तो तभी शेफर साइन आएगा ना यार। उसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोप की फाइंडिंग्स, ये यूक्यू है, ये एसईक्यू है आपका, ये लिखवाते हैं, वो आपके पूछते हैं, आपके टेस्ट नहीं पास करेंगे जब तक आप ये रेटिनोस्कोपी की, रेटिनोस्कोपी कहती हूँ, ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग ना लिखो रेटिना की, दे वोंट पास योर टेस्ट। और ये लिखवाते हैं प्रॉफ में भी। अब दो बातें हैं, फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट है अगर मैं फौरन आ जाऊं आपके पास, या अगर मैं 1 साल बाद आऊं तो दो अलग अलग फाइंडिंग है। सवाल में पढ़ लेना कि पेशेंट को फ्लैशेस फ्लोटर कितनी टाइम से नजर आ रहे हैं, उसके बाद फिर आंसर लिखना। ठीक है, सवाल में रीड कर लेना। अब इसका कलर ग्रे हो जाएगा। अपीयरेंस में बल्बस, बल्बस का मतलब ब्लिस्टर, ये देखो ब्लिस्टर ऐसा मतलब छाले नजर आ रहे हैं। ये जहां से डिटैचमेंट हुई है वहां पे ग्रे कलर अप्रिशिएट कर सकते हो। जो डिटैच्ड एरिया होगा बाकी नॉर्मल है, वो जो डिटैच्ड एरिया होगा उसकी ब्लड सप्लाई भी कम है। ये लुक देखो, ये देखो, ये हल्की सी ग्रेनेस है इधर, ये ग्रे हो गया जहां से डिटैच हुआ हुआ है, उस पे छाले नजर आ रहे हैं, ब्लिस्टर्स नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर के जो मैंने बनाए। उसके बाद आर्टरी वेन का कलर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ट्रांसलूसेंट और ग्ले कलर का हो जाएगा जहां से डिटैच हुआ हुआ है। अब जल्दी जल्दी 4 थिंग्स बताओ, फ्रेश में हम क्या देखेंगे? आईओपी इसलिए डिक्रीज है, आईओपी इसलिए डिक्रीज है, पहले हमारा नेगेटिव नेगेटिव हाइड्रोसेक्शन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मेंटेन किया हुआ था, दोनों रेटिनल लेयर्स जुड़ी हुई थी। फ्रेश कब तक कहते हैं? जब तक आपको ये वाले सिम्टम्स नजर आए, ऑप्थेल्मोस्कोपी से कंफर्म हो जाएगा इवन द पेशेंट इज लाइंग। जब ग्रे कलर होगा, ब्लिस्टर्स नजर आ रहे होंगे, बल्बस का मतलब ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स नजर आ रहे होंगे। ये रेड कलर के मैंने दिखा दिए छाले, जब जल जाता है तो आपके छाले नजर आते हैं, वैसे ब्लिस्टर्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आईओपी भी रेज्ड क्यों हुआ, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ वो वाली बात भी। आर्टरी और वेन जो होंगी वो सेम कलर की होंगी, सेम ब्लड ऑफ सेम कलर, कोई आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिटैच होगी उसके बाद। अच्छा, अब ओल्ड आरडी क्या होगा? ओल्ड आरडी के में क्या नजर आएगा? ओल्ड आरडी में जो चीजें नजर आएंगी आपसे खुद ही डिफरेंशिएट कर लोगे। ओल्ड आरडी यूजुअली 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक, जब पेशेंट देर से आए तब उसको हम ओल्ड आरडी कहते हैं। ये देखो, वो जो छाले पहले नजर आ रहे थे अब वो सिस्ट बन गए। पहले जब फ्रेश था तो छाला था, 1 साल बाद वो इंटररेटिनल सिस्ट बन गया। ठीक है, अब वो बिल्कुल, पहले थोड़ा सा छाले थे, अब वो बिल्कुल फुंसी की तरह, बड़ा सारा फोड़ा की तरह नजर आ रहा है सबको नजर। इंटररेटिनल सिस्ट अप्रिशिएट हो रही है? से यस और नो, इंटररेटिनल सिस्ट अप्रिशिएट हो रही है आप लोगों से? अच्छा, उसके बाद इसने लिखा हुआ है रेटिनल थिनिंग हो गई। ये रेड लाइट फ्रेश जूस, ये नीचे वाला जो है ऐसा पतला सा लग रहा है, और एट्रोपी हो गई है, थिन भी हो गया, एट्रोपी भी हो गई है। थिनिंग और एट्रोपी हो गई है। अब इधर ये पार्ट सारा थिन भी हो गया, एट्रोपी भी हो गई, इन दोनों को देखो कंपैरिजन में देखना, ये पतला लगेगा, ये थिन लग रहा है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है जो डिमार्केशन लाइन है इन दोनों की, जहाँ पे डिटैच हुआ, क्योंकि सारा डिटैच नहीं हुआ, सारा डिटैच हुआ तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कुछ एरिया पे अभी भी बन रहा है इमेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो डिमार्केशन लाइन है, ये है डिमार्केशन लाइन जो इन्होंने ब्लैक से की हुई है, इस पे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम प्रोलिफरेट करेगा।
ये मैं ब्लैक से कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो है ना ब्लैक ब्लैक कलर है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही है। ग्रे के लिए आई एम यूजिंग थिनिंग हो रही है। और रेड का मतलब है, रेड मैंने बता दी, सिस्ट बनी हुई है। अब अगर पेशेंट कहता है आके कि डॉक्टर साहब मुझे ना 6 मंथ से है ना परिंदे नजर आते हैं और ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा हो गया आंख के कान वाली तरफ से, 6 महीने हो गए हैं, अब आप क्या करोगे? 6 महीने की मैं हिस्ट्री दे रही हूँ। डॉक्टर साहब मेरे आंख में कान की तरफ से अंधेरा अंधेरा नजर आता है और परिंदे नजर आते हैं, ऐसे करके सब धागे और परिंदे, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, फ्लैशिंग लाइट का भी पूछो कि है, फ्लैशिंग, फ्लोटर, फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। फिर आप मेरा देखो ऑप्थेल्मोस्कोप। हो सकता है मैंने 6 महीने की हिस्ट्री दी हो पर चले अंदर सिस्ट बनी हुई है 1 साल की हिस्ट्री हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुझे परिंदे भी नजर आ रहे थे, पर्दे भी आ गए थे आंखों के आगे, अंधेरा भी था, और मैं क्यों नहीं लेके आई? रेटिना थिनिंग की शाबाश नजर आएगी। अहमद वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि मैं क्यों नहीं आई ओपीडी दिखाने के लिए कि मैं परिंदे भी नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा मेरा विजन लॉस हो गया, इतनी सीवियर कंडीशन में क्यों नहीं आई है? पहले क्यों नहीं दिखाया? जिस दिन हुआ उसी दिन क्यों नहीं आ गई? उस दिन इसलिए नहीं आई क्योंकि ये पेनलेस कंडीशन है, पेन ही नहीं थी मुझे और कंप्लीट नहीं था, तो मैंने कहा भाई काम चल जाएगी। इसमें भी देख रहे हो आप, सिर्फ 1/3 पे हुआ है, बाकी विजन बन रहा होगा। पर्दा पूरा नहीं आया था, थोड़ी सी जगह पे आया था। अब आपने डायग्नोसिस किन किन से चीजों से करना है? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से, गोल्डमैन 3 मिरर थे, और ये वाली सारी चीजों से आपने हेल्प करके देखना है। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का डिफरेंस का टेबल आई विल प्रोवाइड यू, लेकिन मोटा मोटा बता देती हूँ। डायरेक्ट में जो होता है ना, सिर्फ आप 15 डिग्रीज देख सकते हो आई में, ठीक हो गया। और आपको डायरेक्ट का मतलब होता है क्लोज। जब डायरेक्ट मैसेजेस करते हो तो आप इंडिविजुअल 1 to 1 टॉक करते हो ना, डायरेक्ट मीन्स क्लोज। ये आपने बिल्कुल क्लोज होकर करना होता है, ये आप करते हो 35 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से, ये 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से करते हो आप। ये बिल्कुल क्लोज होकर पेशेंट की आंख के साथ आंख लगा के करना पड़ता है। ये सिर्फ आपको 15 डिग्रीज दिखाता है और इक्वेटर तक 15 डिग्रीज, और सिर्फ आप इक्वेटर तक देख सकते हो रेटिना के, और इसमें आप देख सकते हो 35 डिग्रीज। इनका मैं टेबल भेज दूंगी, इट विल मेक थिंग्स क्लियर। हाँ, ऐसी क्यूज में सिर्फ नेम्स लिखने। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करेंगे जो इक्वेटर तक दिखाएगा, फिर इनडायरेक्ट यूज करेंगे, फिर हम गोल्डमैन से देखेंगे। गोल्डमैन जो होता है ना, ये मिरर होता है, उससे पूरा इंटीरियर ऑफ आई नजर आता है, होल इंटीरियर ऑफ आई। ये 3 मिरर्स होते हैं, अभी दिखाती हूँ। होल इंटीरियर ऑफ आई नजर आता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी बी स्कैन से हम क्या देखेंगे? अब इसका तो हम करवा चुके हैं आप लोगों को कि अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनो बी स्कैन से आप क्या देखते हो? बी स्कैन से क्या देखते हो? पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई देखते हो, वेरी गुड। और बी का मतलब ब्राइटनेस स्कैन होता है। इसमें ना विट्रस डिटैचमेंट नजर आती है, विट्रस हेमरेजेस ज्यादा बेटर नजर आते हैं, तो हम बी स्कैन उसके लिए करते हैं, ब्राइटनेस स्कैन। ये पिक्चर देख लो, कैन कम इन ऑस्पी। ये गोल्डमैन मिरर है, वो आपसे पूछ सकते हैं गोल्डमैन मिरर किस डिजीज में यूज हो रहा है, आप रेटिनल डिटैचमेंट में यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि इंटीरियर ऑफ आई नजर आता है कंप्लीट। इज इट क्लियर? ये ऑस्पी में पिक्चर पड़ी हो, गोल्डमैन 3 मिरर, ठीक है। गोल्डमैन 3 मिरर्स तो आप कर लोगे आइडेंटिफाई, और इसका एक फंक्शन लिख लोगे, और डिजीज का नाम भी लिख लोगे जिसमें यूज करते हैं, हो जाएगा। से यस और नो। ये देखो, ये ऑस्पी में आएगा, तो आप आइडेंटिफाई करोगे फॉर विच डिजीज इट इज यूज्ड। ये यूज होती है रेटिनल डिटैचमेंट में। और इसके क्या बेनिफिट है? ये होल इंटीरियर ऑफ आई को देख सकता है, होल इंटीरियर ऑफ आई सीन, ठीक है। इवन जो है
इंटीरियर एंगल ऑफ चैम्बर भी सही से आपको नजर आ सकता है इससे। आगे चलते हैं। ये किस चीज की डायग्राम में दिखा रही हूँ, कौन सा स्कैन है ये, कौन सा स्कैन है ये? शाबाश, बी स्कैन है। बी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? बी स्कैन, शाबाश। ये हो गई ऑस्पी पास, बी स्कैन है। और इसमें हम क्या देखते हो, यूजुअली आप पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट देखते हो, आप रेटिनल डिटैचमेंट भी देख सकते हो। ये आई एम गोइंग टू पुट ये यहाँ पे, ये है बी स्कैन। बी स्कैन ब्राइटनेस स्कैन, इससे आप रेटिनल डिटैचमेंट देख रहे हो, पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट देख रहे हो, विट्रेसेस हेमरेजेस देख रहे हो। ठीक है, अगर कोई और इसमें इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी आ गई है तब भी आप देखते हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसमें एक लाइन डिटैचमेंट की साफ 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 नजर आ रही है, ये कि कोई चीज डिटैच हो गई है। यहाँ पे जो पीछे इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, वो भी नजर आ सकती है। ओपेसिटीज भी नजर आ सकती है। यूजुअली हम ये देखने के लिए करते हैं कि आप विट्रस कितना क्लियर है, विट्रस से लाइट पास करिए कि नहीं। अब ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल इज अनदर यूक्यू। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स। ये साइड इज कैटरेक्ट सर्जरी में देखने के लिए कि पोस्टीरियर, उसने ये इसलिए लिखा हुआ है बुक में। हाँ, बी स्कैन आया तो ऑस्पी में कि बी स्कैन करते हैं क्यों, क्यों है। अच्छा, उसने लिखा हुआ है आपकी बुक में कि कैटरेक्ट में करते हैं क्यों, देखने के लिए। कैटरेक्ट में देखने के लिए, अगर रेटिना आपका डिटैच है तो आप कैटरेक्ट की सर्जरी करोगे? से यस और नो। अगर मेरा रेटिना डिटैच्ड हुआ पड़ा है, ठीक है, तो आप कैटरेक्ट की सर्जरी करोगे? नहीं करेंगे भाई, मेरा रेटिना रेटिना डिटैच्ड है, मेरी नर्व काम ही नहीं कर रही भाई, उसको तो पहले सॉल्व करो। ऊपर वाली सुपरफिशियल काम कर रहे हैं आप। फर्स्ट प्री डिटैचमेंट वेरी गुड, मेरी पहले डिटैचमेंट तो करो। तो इसलिए हम बी स्कैन करवाएंगे कैटरेक्ट से पहले, राइट? चेक करने के लिए कि भाई अंदर कोई मेरा फ्लूइड विट्रस हैमरेज तो नहीं है, मेरी रेटिना डिटैच है कि नहीं, इसीलिए हम बी स्कैन पहले करवाएंगे। और बुक में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी हम करवा लेते हैं। कि इतना पैसा, मैं 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम जो थी, मेरी डिटैचमेंट हुई हुई थी, मेरी नर्व से वालिद, पहले मैं इसको सही करूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दे मेक यू राइट इन एससीक्यूज के प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसको जब हम ट्रीट करेंगे ना, तो पहले हमने लोकलाइज कर लेना रेटिनल ब्रेक है किस तरफ। लोकलाइज कैसे करेंगे, मैं कैसे देख के बताऊं? अब मैं पेशेंट आ गई थी आपके पास ओपीडी में। हाँ, मैंने कैटरेक्ट वाली यूनिट में लिखवाया था, क्योंकि आपने पहले देख लो तो लो भाई कि नर्व आपकी खराब तो नहीं है, उसके बाद हम बाद में कर देंगे कैटरेक्ट भी ठीक। क्योंकि अगर मैं कैटरेक्ट ठीक कर दूं, नर्व ठीक ना हो, तो फिर आपको लगता है कि उसकी विजुअल एक्टिविटी ठीक हो जाएगी? फ्लैशिंग फ्लोटर्स वो तो वैसे ही रहेंगे। अब मुझे बताओ, इसका पहला प्रिंसिपल है जिसमें है लोकलाइज द रेटिनल ब्रेक। ये हम लोकलाइज कैसे करेंगे, क्या मेथड है मेरे पास कि किस जगह पे था रेटिनल ब्रेक? गोल्डमैन थ्री मिरर से, शाबाश। ऑप्थेल्मोस्कोप से करते हैं, स्लिट लैम्प से भी कर सकते हैं। बी स्कैन से नहीं लोकलाइज होगा, सही है, रॉन्ग। ऑप्थेल्मोस्कोप से करेंगे, स्लिट लैम्प से भी लोग कर रहे होते हैं ओपीडी में। फिर हम एसआरएफ को ड्रेन करेंगे। ये क्यों जरूरी है कि हम सब रेटिनल फ्लूइड जो भी बीच में आ गया है उनके, इन्फ्लेमेशन से आ गया है या विट्रस आया हुआ है, हम उसको ड्रेन करें? क्यों जरूरी है कि हम उसको ड्रेन करें? करीब लाने के लिए हमको, टू मेक देम कम टुगेदर, टू मेक बोथ लेयर्स कम टुगेदर। फिर जब वो कम टुगेदर हो जाए, एक तो हम उनका होल पहले मैंने देख लिया कहाँ पे बन रहा है, होल देखने के बाद मैंने क्या किया, उनका फ्लूइड निकाल दिया बीच में से ताकि वो करीब हो जाए। फिर सीलिंग करनी है। सीलिंग आप क्या कर सकते हो, दो मेथड है, या लेजर लगा दो उसको, लेजर से जोड़ दो। ठीक है, ये मेरा रेटिना है और यहाँ से टूटा हुआ है, या मैं इसको लेजर से जोड़ दूं। ठीक है, गरम लेजर, लेजर गरम होता है, जला देता है, वो इनको जोड़ देगा। या मैं क्या करूं, क्रायो से तोड़ दूं। क्रायो का मतलब होता है फ्रीजिंग।
ठीक है, या मैं ठंडा करके उनको जोड़ दूं, आइस यूज करूं, या मैं जला दूं या मैं आइस यूज करके जोड़ दूं। एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन क्या है? जब मैं इनको आग लगाऊंगी या फिर बर्फ लगाऊंगी तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लेकिन एसेप्टिक इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि बिल्कुल स्टेराइल है। हमने ये इन्फेक्शन की वजह से कॉज नहीं हुई, हमने कोई ट्रॉमा नहीं कॉज करवाया, इसीलिए ये स्टेराइल है, बिल्कुल साफ सुथरी है, हमने कोई ट्रॉमा नहीं करवाया, कोई इन्फेक्शन, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। हॉट एंड कोल्ड मेथड यूज करके, या हॉट यूज करूंगी या कोल्ड मेथड यूज करूंगी, उनको जला के करीब लाने की कोशिश करूंगी। जला दूंगी तो वो करीबी हो जाएगी। जी, ये एसेप्टिक इसलिए है क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वेरी राइट। उसके बाद फोर्थ इसका प्रिंसिपल है कि हम अब जब इनको, वेट, अच्छा फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, अब उनको जोड़े रखने के लिए क्या करें? ये सब काम तो हमने कर दिया। ब्रेक को, जो रेटिनल ब्रेक थी वो भी मैंने सही कर दी, अब कोई ब्रेक नहीं रहा जा हॉट एंड कोल्ड। अब मैंने क्या करना है, कोराइड लेयर को रेटिनल लेयर को आपस में जोड़ के रखना है। उसके लिए हमने क्या करना है, स्क्लेरल बकरिंग करनी है, न्यूमेटिक रेटिनोप्लेक्सिस करनी है, पोस्ट प्लाना विट्रेक्टमी करनी है। आगे बताती हूँ कैसे कैसे मेथड्स वर्क करते हैं। पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब रेटिनल फ्लूइड है, डाल के मैंने सब रेटिनल फ्लूइड को ड्रेन किया। फिर जब मैंने अटैच करने के लिए दो मेथड यूज करने हैं, कौन कौन से? रेटिना को अटैच करने के लिए जो ब्रेक है वो कैसे मैं अटैच करूंगी, दो मेथड है, हॉट एंड कोल्ड मेथड। हॉट मेथड को क्या कहते हो और कोल्ड मेथड को क्या कहते हो? हॉट हो गया लेजर, कोल्ड हो गया क्रायो। ठीक है, और थर्ड में अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इनको कंटिन्यूस के लिए हमेशा के लिए दो लेयर्स जो या तो मैं बक्कल लगा दूंगी उनके ऊपर, ठीक हो गया, या मैं बक्कल लगा दूंगी उसके ऊपर, स्क्लेरा को करीब ले आऊंगी। लेजर फोटोकोagulation हॉट मेथड है, राइट। और क्रायो, क्रायो मेथड इज कोल्ड मेथड। कैंट बिलीव अभी तक 6 स्लाइड्स पड़ी हुई हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लेजर फोटोकोagulate लेजर इज हॉट मेथड, कोल्ड मेथड को क्या कहते हैं हम ना, क्रायो। सी फॉर कोल्ड, सी फॉर क्रायो। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं, हमने दोनों को लेयर्स को क्या क्या करना है, ये हमने करना है स्क्लेरल ब्रेकनिंग बकलिंग। बकल होता है जूते का बकल, जो बच्चों के जूतों में होते हैं और हम बांध देते हैं वो। किसी को आइडिया है बकल क्या होता है? जूते का बकल होता है, ये आपका जूता होता है और ये इसके ऊपर बकल होता है, जिसमें से आप वो निकालते हो और डालते हो। बच्चियों की जो स्ट्रैप वाली सैंडल्स होती हैं उनके पीछे भी बकल लगा होता है, स्ट्रैप और बेल्ट वाला। तो अब ये फ्रेश वाली आरडी में करना है, और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, स्क्लेरा के ऊपर बकल लगाते हैं, स्क्लेरा को नीचे पुश कर रहे होते हैं कि जाओ रेटिना के साथ चिपक जाओ। ये समझ आ गई? यस, टीडी की वीडियो आपको दे दी जाएगी, उसको रीड करना है, एक्सुडेटिव को भी रीड करना है। स्क्लेरल बकलिंग समझ आ गई? जैसे जूते का बकल होता है ना, आप आंख के ऊपर बकल लगा के ना स्क्लेरा को नीचे की तरफ पुश कर दो ताकि वो दोनों टाइट अच्छी तरह से फिटिंग हो जाए। ये देखो, ये बकल लगाया हुआ है, जूते का बकल लगाते हैं बंद करने के लिए, स्क्लेरा को जाके नीचे पुश हो जाए और दोनों बंद हो जाए।
अच्छा, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी क्या चीज है अभी? इसमें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग गैस डाल देते हैं विट्रस में, ठीक है। वो क्या करती है, जोर लगाती है कुशन और दोनों को जोड़ देती है। ये देखो आपने गैस की, गैस कौन कौन सी होती है, एक्सपेंडिंग गैस होती है, SF6, C2F6, C3F8, ठीक है। ये एक्सपेंडिंग गैस होती है, ये आपने डाली और क्या हुआ, ये गैस सील करा दिया। एक हमने बकल लगा दिया, एक हमने गैस डाल दी, एक्सपेंडिंग गैस। ये ऑरेंज वाली गैस नजर आ रही है जो अंदर डाल दी और उसके बाद उसने सील कर दिया। से यस और नो? अच्छा, पास प्लेना विट्रेक्टमी। अब क्या करते हैं, हम डाल के विट्रस को कट कर लेते हैं। विट्रस को जब हम निकालेंगे तो खुद ही पीछे की तरफ चली जाएंगी। हम पार्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं, विट्रस को निकाल लेते हैं बाहर। ये कॉम्प्लिकेटेड आरडी में कहते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट में करते हैं, जिसमें ब्लड होगा और सेल्स आए हुए हैं और बहुत बुरी हालत हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्स प्लेना। यहाँ पे पार्स प्लेना होता है, उधर से देखो पार्स प्लेना से उन्होंने कटर्स डाले और विट्रस को निकाल लिया। ये देखो कितना कॉम्प्लिकेशन हुई है। ये सारा टेढ़ा मेरा हुआ है, ये टेढ़ा मेरा का यहाँ पे मतलब एक डिटैचमेंट हुई है, उसके बाद विट्रस कैसे श्रिंक किया हुआ है, तो विट्रस को ड्रेन आउट कर रहे हैं हम। विट्रस को ड्रेन आउट करके दोबारा से गैस डाल के इसको सही करना पड़ेगा, एक्सपेंसाइल गैस डाल के। अच्छा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आंसर करने की कोशिश करो कि क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ, 30 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है। 30 ईयर की तो कोई कॉज ही नहीं है कि रिटर्न डिटैचमेंट हो। फ्लैशेस नजर आ रहे हैं, फ्लोटर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया, दो एफ्स नजर आ रहे हैं। अ फ्यू डेज बैक, इट्स वेरी फ्रेश। ये बहुत फ्रेश हुआ है, ठीक है। 4 एफ्स आने चाहिए। फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा से कौन सी टाइप का डिटैचमेंट होगा? अच्छा, 4 दूसरा, ब्लैक कर्टन्स भी नजर आ रहे हैं और विजन विजन भी हो गया। 4 एफ कंप्लीट हो गए सिनेरियो में, कह सकती हूँ मैं रेटिनल डिटैचमेंट है। 4 एफ आप खुद कंप्लीट करोगे। अब मुझे बताओ, इसमें फ्लैशेस, फ्लोटर, ब्लैक कर्टन्स और विजुअल फील्ड इफेक्ट भी नजर आ गया। ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, व्हाट डज ट्रॉमा डू? ट्रॉमा की वजह से रेगमेटोजेनेस होती है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ था उसे टू द आई। तो उसका आंसर क्या हो गया, आर डी। बट कौन सी वाली आर डी? रेगमा वाली। अच्छा, टेक्निक टू एग्जामिन हिज आई, क्या क्या टेक्निक से एग्जामिन हिज दिस आई? डी स्कैन है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, गोल्डमैन मिरर, वेरी गुड। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस डिजीज, 3 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन कह रहा है वो लिखने को। रेगमेटोजेनस है और नॉन रेगमेटोजेनस है। नॉन रेगमेटोजेनस की फर्दर कौन सी टाइप्स हैं? फ्रैक्शन है और एक एक्सुडेटिव है। अच्छा, उसके बाद थर्ड में ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, इसमें क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं ट्रीटमेंट में? लोकलाइज करते हैं, आपने लोकलाइज करना है कि कहाँ पे टेयर है, ठीक है, रिटर्न ब्रेक टेयर कहाँ है। फिर क्या करोगे, आप ड्रेन कर दोगे फ्लूइड को करीब लाने के लिए। फिर आप हॉट एंड कोल्ड, या हॉट मेथड यूज करोगे या कोल्ड मेथड यूज करोगे, लेजर यूज करोगे, क्रायो यूज करोगे, रेटिनल ब्रेक को सील करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या करोगे, कोराइड से उसको जोड़ने के लिए या बक्कल लगा दोगे या गैस यूज करोगे।
एक्सपेंसाइल गैस यूज करोगे। अच्छा एक और चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। A 60-year-old man presented to you in IOPD with complaints of floaters and flashes in right eye, सिर्फ एक आंख में, from 2 days। 2 days का क्या मतलब होता है? सिर्फ 2 दिन से हुआ है। कोई पेन की कंप्लेंट नहीं अभी तरफ से, प्लीज मई बनानी हिस्ट्री, पेन नहीं होती इसमें। ये तो हो गया फ्रेश, RD। फ्लैश फ्लोटर्स हो गया, फ्लैशेस हो गया, सारे F कंप्लीट हो गए। RAPD पॉजिटिव है। RAPD क्यों पॉजिटिव है इस कंडीशन में? कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें RAPD क्यों पॉजिटिव है? रेटिनल डिटैचमेंट से क्या हुआ? सेंसरी लेयर डिटैच होगी तो अब कहाँ सिग्नल लेके जाएगी? ऑप्टिक नर्व को कोई सिग्नल सिग्नल नहीं हम लेके जा रहे, सिग्नल सिग्नल सारे खराब हो गए हमारे। डायग्नोसिस क्या लिखोगे आप इसका? डायग्नोसिस क्या लिखोगे? रेटिनल डिटैचमेंट लिखनी, हमें कोई नहीं पता कि रेगमेटोजेनेस है कि नॉन रेगमेटोजेनेस है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है हिस्ट्री से। प्लीज डोंट से नो वी डोंट नो, इट्स जस्ट राइट रेटिनल डिटैचमेंट। आई हैव नो आइडिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हिस्ट्री में, अपने मार्क्स मत कटवाओ। राइट, इट्स retinal detachment just, and because of 4 Fs I was able to identify it is retinal detachment। please don't get your marks regmatogenous लिखोगे, they won't give you full marks। इस बच्चे ने कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे तो कोई बात हुई नहीं है। चलो ट्रॉमा की हिस्ट्री तो मुझे समझ आता था कि ट्रॉमा की वजह से होता था। एज कैन नॉट बी यूज फॉर डायग्नोसिस, नो सॉरी शान मेहनत, रॉन्ग। आपने इसमें नहीं लिखना कौन सी टाइप है, मुझे खुद नहीं पता, आप लोगों को कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे तो कोई उसने बात नहीं की, प्लीज ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करो। अब आप क्या करोगे? ऑप्थेल्मोस्कोप की फीचर्स लिखोगे। ये बताओ इसमें क्या लिखना है? 4 फीचर्स है। ग्रे होगी, ब्लिस्टर्स नजर आएंगे, आर्टरी वेन की ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, शाबाश। अगर बच्चा इसमें लिख देता है सिस्ट नजर आ रही है मुझे, तो उसको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। इफ अ स्टूडेंट राइट्स, उसको मार्क्स कट जाने चाहिए और इसको ऑप्थेल्मोस्कोप की फीचर में 0 मिलेगा। प्लीज बी केयरफुल कि फ्रेश का पूछ रहा है कि वो ओल्ड का पूछ रहा है। देख लो 2 days लिखा हुआ है, 2 year लिखा होता तो फिर आप क्या लिखते? इफ इट was not 2 days, it was 2 years, what would you have written? 2 years के, 2 years से ये प्रॉब्लम है। ओल्ड का लिखते, उसमें सिस्ट नजर आती, थिनिंग नजर आती, वेरी गुड। अच्छा फ्लैशिंग फ्लोटर्स जो होते हैं वो हर टाइप की डिटैचमेंट में आने हैं। वो 4 Fs आपकी तीनों तरह की, एक्सुडेटिव हो, ट्रैक्शनल हो, रिग्मेटोजेनस हो। एट्रोपी नजर आएगी डिमार्केशन लाइन पे, शाबाश। अगर 2 years में हो तो आपने डिफरेंट लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखेंगे आप इधर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखेंगे इधर? पहले आप लोकलाइज करोगे, ड्रेन करोगे, फिर हॉट एंड कोल्ड से आप क्या करोगे? जोड़ोगे। फिर उसके ऊपर क्या करोगे? करीब लाने के लिए आप बक्कल लगा दोगे बाहर की तरफ से, और अगर बक्कल नहीं लग सकता तो अंदर गैस दोगे ताकि वो दोनों जुड़ जाए, एक्सपेंसाइल गैस।